हाय एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कल्सीज बालोई एकेडमी। मैं रेशमा खान, आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी हियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2025 फर्स्ट के एनडीए पार्ट का सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री, राइट। अभी एनडीए के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों क्वेश्चंस आते हैं, तीनों के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। जो केमिस्ट्री की वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चंस की है। ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन किस तरह के हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए, ओवरऑल उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज के पेपर में। साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनडीए 2021 का फर्स्ट पेपर का केमिस्ट्री पार्ट। ओके, तो चलिए ये देखिए केमिस्ट्री पार्ट है, 2025 के फर्स्ट का है और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चंस की वेटेज आती है एनडीए के अंदर केमिस्ट्री की। तो वहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके भाई, मतलब एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन ना टफेस्ट क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको चूज करना कि भाई करेक्ट क्या है वो इजी होता है, बट अगर बोल देना नॉट करेक्ट मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखते हैं, खैर सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा ही क्लू, राइट। पहला, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सोप्स आर अ सोडियम और अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखो इस स्टेटमेंट को, अगर पीवाई यूज करे हुए तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इजी पीजी होना चाहिए, क्योंकि ये सोप एंड डिटर्जेंट का है और सोप का ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ना। चलिए, तो ये वाला ऑफ कोर्स करेक्ट है। सोप क्या होता है, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम होता है विद द फैटी एसिड्स होता है। जो फैटी एसिड्स हैं वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के हैं, वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होने का फायदा फायदा है, फायदा ये है कि जो इनके वो मिसल्स बनते हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिससे पोल्यूशन नहीं होता। डिटर्जेंट में उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सोप है तो सोप के बारे में बात करते हैं। फिर क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सोप्स कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड अ हाइड्रोफिलिक एंड्स। देखो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड जब दोनों हो, उसके लिए एक और स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, लायोट्रोपिक। कहाँ पूछा था, आपके 24 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। दैट्स मीन अगर आपने पीवाई यूज किए तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है ना कहीं पढ़ा हुआ हो गया, न्यू कुछ नहीं रहा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव देन द सोप इन अ हार्ड वाटर। दिस इज करेक्ट, है ना। जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में नहीं घुल पाता। हार्ड वाटर में जब सोप डिसॉल्व होता है तो वो स्कम बना लेता है। अब स्कम स्कम अगर आप दिल्ली वाले हैं, मे भी ना हो, न्यूज में तो बहुत ज्यादा कॉमनली रहता है। यमुना रिवर पे बहुत सारा व्हाइट व्हाइट सा एक स्नो जैसा लगता है। वो जो स्नो जैसा लगने वाला है वो एक्चुअली स्कम है। स्कम मतलब सोप रिएक्ट विद हार्ड वाटर और वो लेदर नहीं बना पाया, उसने क्या बना दिया, स्कम बना दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। अब हमें ये पता है कि ये तीनों तो हमारे करेक्ट है। थ्रू द एलिमिनेशन हमारा डी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, बोला था ना नॉट करेक्ट। बट एक्चुअल में डी वाले में ऐसा क्या है जो ये इनकरेक्ट है या करेक्ट नहीं है। मिसल्स, चलो रीड करके देख लेते हैं। मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स क्या होते हैं मुझे जब एक तो होता है जब आप सोप और डिटर्जेंट को यूज करो, पहले आप वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, लेदर बनेगा। फिर वो लेदर आपके क्लोथ में से डस्ट को अपने अंदर लेगा। तो जब वो डस्ट को अपने अंदर लेता है उसे मिसल कहते हैं। और जब मिसल बनता है तो मिसल के अंदर क्या होता है, जो जैसे सोप के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो इंप्योरिटीज होती हैं। तो एक सरफेस पर होती है, एक एंड पर होती है। यहाँ पर इसने बोला जो मिसल है उसका जो आयनिक एंड है मॉलिक्यूल्स का, वो टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट से ही। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब हाइड्रोफोबिक, जबकि यहां पर हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब टुवर्ड कहां होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। दैट्स मीन ये रॉन्ग है, इसलिए डी वाला यहां पर रॉन्ग हो गया। अगर मुझे नहीं भी पता था और मैंने ना पीवाईक्यूज अच्छे से कर रखे थे तब भी मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो गया ना, थ्रू द एलिमिनेशन कर लिया मैंने। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डन हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट। देखो उसको क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इजी होने वाला है। क्यों इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट नहीं चूज करना, इसमें क्या चूज करना है, करेक्ट चूज करना है। कहता है अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड by combination of electrons and a proton, therefore it is a neutral. Okay, well, the neutral word is described in a J.J. Thomson model, है ना। J.J. Thomson model का ड्रॉबैक ही यही था कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है।
बट अभी हमें पता चल गया कि हाँ ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं करेक्ट है, एक्चुअली तो ये करेक्ट है, बट फिर भी कभी भी अगर आपको ऐसा हो कि ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फिर भी बी सी डी पर जाना जरूर है। समटाइम क्या होता है वो और स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। तो सेम ऐसा इस क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट पर आते हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। और आगे देख लेते हैं, दिस इज, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, द न्यूट्रॉन इस फॉर्म, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सम से नहीं बनता, नहीं बनता, वो तो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ऑलरेडी प्रेजेंस होता है। हाँ, बट आप चार्ज के लिए बोल सकते हो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, तो न्यूट्रल चार्ज इसलिए नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंबाइन होकर बना है, दैट्स इट्स नेचर, वो उसका नेचर है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट है, लेकिन अभी भी हम औरों को भी देखते हैं। कहते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। वापस से ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज का आया है, ईयर भी बताती हूँ आप लोगों को, ये 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था कि कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था, दैट इज कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 यूज किया गया कैंसर, यहाँ क्या है, गॉइटर। मतलब अगर मैंने पीवाई यूज किए तो मुझे पता चल गया कि ये वाला मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। डन है, आगे आ जाओ। जे थॉमसन जी ने जो प्रपोज किया था अपना मॉडल, उसमें न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन। सीरियसली, जे थॉमसन जी ने क्या किया था? जे थॉमसन जी ने तो वो प्लम पुडिंग वाला किया था, उनके मॉडल में तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस का पता ही नहीं था। न्यूक्लियस की प्रेजेंस का पता किसमें चला? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब यार ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, बट ये वाला क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना। तो इसमें से यही बोला गया था कि करेक्ट वाला कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 1/2000 मास टाइम्स होता है। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि हमने ये कहाँ पढ़ा, कौन सी क्लास में पढ़ा, तो ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जब आपके वो 11th या 12th में, जब उसमें आपको एटम के सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीजन्स, है ना। तो ये वहां से है क्वेश्चन, राइट। बट अगर नहीं भी था तो आप थ्रू द एलिमिनेशन भी कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील, राइट। चले फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अरे वाह, ये तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम वहीं से जहां पर मैं आपको भी बोल रही थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वहीं पर उनके साइंटिस्ट का नाम, उनका मास, चार्ज, है ना, वहीं पर है। बट अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये तो शायद हमारी 9th क्लास के से स्टार्ट हो जाता है ना, कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन इजी पीजी कैटेगरी का आ गया। जो जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के को डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। हालांकि यहाँ पे जब देखते हैं तो थ्योरी में कोई जे चैडविक बोलता है, कोई यहाँ पर नील बोर के बारे में भी बोलता है। तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस या उसकी प्रॉपर्टीज नील बोर ने भी पहले एक्सप्लेन कर दी थी, बट एक्चुअल में डिस्कवर जो किया था वो जे चैडविक ने किया था ना। इन्फॉर्मेशन देना मतलब हाँ ऐसा कोई पार्टिकल है, बट उसकी कोई डिटेल ना बताना, उसकी प्रेजेंस ना बताना, वो उसकी कंप्लीट डिस्कवरी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब देखो, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल अभी 2025 के ही पेपर में, ये सीरीज का जो पेपर गया उसमें 2 क्वेश्चन, यहाँ एनडीए में 1 क्वेश्चन। मतलब पहली क्वेश्चन तो ये होता है जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हम पीवाईक्यू सीडीएस का क्यों करें। पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि काफी क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं। दूसरी, एटॉमिक मॉडल्स को बात कर रहे हैं तो जे थॉमसन, डाल्टन और ये रदरफोर्ड और नील बोर, ये 4 मॉडल्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनके रूल्स पढ़िए, प्रॉपर्टीज पढ़िए और इनके ड्रॉबैक पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। चलो अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ रदरफोर्ड जी के बारे में बात करी। चलिए अब देखते हैं रदरफोर्ड जी का जो न्यूक्लियर का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इनमें से कौन सा उन्होंने उस मॉडल में नॉट ऑब्जर्व, उसमें ऑब्जर्व नहीं किया। चलो देख लेते हैं। कहते हैं देयर इज अ न्यूट्रल सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, कहीं ना कहीं सही, कहीं ना कहीं गलत, होल्ड पे डाला जाने वाला ऑप्शन। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम
resides in a nucleus, कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन. The electrons revolves around the nucleus in a circular path, बिल्कुल ठीक है, उसको उन्होंने नाम भी ऑर्बिट दिया था. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom, that's true, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो यहां पर जो हमारा नॉट ऑब्जर्व वाला आया वो ए आया कि न्यूट्रल सेंटर. देखो न्यूट्रल वर्ड इज एक्सप्लेन बाय जे थॉमसन मॉडल, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे बोलते हैं. हालांकि इसमें दो स्टेटमेंट कंबाइंड है, आधा जो पार्ट है वो करेक्ट है, आधा पार्ट रॉन्ग है, इसलिए वी विल गो विद दिस. दैट्स वाई मैंने बोला कि अभी और ऑप्शंस की भी थोड़ी सी डिटेल में चले जाते हैं. ठीक है, हो गया डन. चलो बढ़िया वाली बात. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, आ गए ये रहे. देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है क्या कहता है कि एक एलिमेंट है X, ठीक है, ये बना रहा है क्लोराइड विद एक एलिमेंट XCl2. ओके भाई, तो विच इज अ वाइट सॉलिड लाइकली विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट लाइकली बी द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज. ओके, अच्छा अभी क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हमने जूनियर क्लासेस में, ये नॉन मेटल है ना, और जब भी इसके साथ कोई कनेक्ट होगा तो मेटल होगा. वाई वी सेड दिस, क्योंकि जब भी दो कंपाउंड बनते हैं, मतलब एक कंपाउंड बनता है एलिमेंट से, तो एक डोनेट करेगा और एक डोनेट करेगा और एक उसको क्या करेगा, कैरी करेगा ना, उसको बोरो करेगा. तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल तो हमेशा डोनेट करेगा. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो आएगा वो हमारा मेटल आने वाला है. अब यहाँ पर ये आता है कौन सा, तो देखो मोस्टली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो या तो सोडियम होना चाहिए या मैग्नीशियम होना चाहिए. ओके, बट सेम ग्रुप कैन से, ऐसा बोल सकते हैं. देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों ही करेक्ट जा रहे हैं और दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. माइनर डिफरेंसेस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो करेक्ट आंसर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा. हालांकि एनसीईआरटी में दोनों मिलेंगे आपको, बट दोनों को व्हेन वी कंपेयर तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सोडियम क्लोराइड से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड को चूज करूंगी. ओके चलो, तो यहाँ पर ये आंसर मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज का था, मेटल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन था. हाँ, नेक्स्ट पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. देखो न्यूट्रल ऑक्साइड किसे कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल का मतलब होता है यार न्यूट्रल है ये, मतलब ना तो एसिडिक ना बेसिक. तो ऑक्साइड है मतलब एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन हो गया, तो जो दूसरा एलिमेंट है ना तो वो एसिडिक हो, ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा हो और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा हो. राइट, जब भी हम ऐसे में बात करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास ये हो गए है ना. अब जनरली जब भी इसमें देखें तो जब भी न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में आए तो देखो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप ना जब भी ये टर्म पढ़े, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड आया, कौन सी क्लास में आया, इट्स इन 11th स्टैंडर्ड, तो आपने न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ा, साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े है ना. समटाइम क्या होता है आपको सबका स्ट्रक्चर याद नहीं रहता, राइट, आपको सबका वो केमिकल बॉन्ड लेंथ याद नहीं रहती, बॉन्ड एंगल याद नहीं रहता, तो आपको याद रहते हैं एग्जांपल्स. आप जब भी ये नोट्स बनाएं, जब भी अपनी स्टडी करें, तो साथ में एग्जांपल्स जरूर ले, और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के होने चाहिए. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बताती हूँ. अगर आपने क्वेश्चन करा होता और आप एनसीईआरटी से करे हुए होते तो आपने देखा होगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड में पहला एग्जाम्पल ही कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो एग्जाम्पल्स हैं. अब यहाँ पर देखा जाए तो राइट, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल गो विद कार्बन मोनोऑक्साइड. हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड कंसीडर किया जाता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं सोच रहे मन में, नहीं ना, सोचना भी नहीं. क्यों नहीं सोचना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज इन योर सिलेबस और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए हमारे सोडा ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज है कार्बन डाइऑक्साइड. देखो क्लियर हो गया ना कहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आ गया. देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो ड्राई आइस इन अ सॉलिड फॉर्म. देखो PYQs उठाकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 से 5 बार, लास्ट 10 से 15 साल के एनडीए सीरियस के पेपर में 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस विच इज सब्लिमेट इन अ नेचर, विच वी यूज, कहाँ यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगह पे. आप अपना फ्रिज खोलो, धुआं दिखाई दे रहा है,
ड्राई आइस, आइसक्रीम का ठेला है उसके अंदर ड्राई आइस, वो दूल्हा दुल्हन एंट्री कर रहे हैं ना, धुआं निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो ड्राई आइस। बट डीजे पे देखा होगा आपने, जब आप नागिन वागिन बनते हो तो धुआं धुआं सा देखा है ना, दैट इज ऑल्सो ड्राई आइस। ड्राई आइस के और एक और, दिस इज क्लाउड सीडिंग, है ना, आर्टिफिशियल रेन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई आइस। ये बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, जब भी आप कोई टर्म पढ़े आप उसके सारे बेसिक एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर लें, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं। तो क्या डिस्कशन करना है, कुछ डिस्कशन नहीं करना, करेक्ट आंसर पर जाना है जो क्या है आपका ड्राई आइज है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। जिस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, किसके बारे में ये नहीं बताया इस बार इसने, है ना, मोस्टली देखा इस बार के पेपर में चेंजेस हुआ है, सिर्फ इसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है नॉट करेक्ट है। अब तक के पेपर होते तो उसमें लिखा होता था नॉट करेक्ट अबाउट दिस स्केल, अबाउट दिस, है ना, वो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो भाई ढूंढो और जानो कौन सा करेक्ट नहीं है। कहता है द स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। कैन से करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि पीएच स्टैंड फॉर पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नाम ही है उसका हाइड्रोजन आयन को देखना, तो भाई कहीं ना कहीं करेक्ट है। फिर भी रुकेंगे, आगे देखेंगे। हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन हायर इन इट्स पीएच। अच्छा, इसको होल्ड पे डालिए, करेक्ट नहीं लग रहा, फिर भी आगे देख लेते हैं। वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14 ऑन अ पीएच स्केल, बिल्कुल करेक्ट है। द पी इन अ पीएच स्केल स्टैंड फॉर अ पॉइंट्स इन अ जर्मन मीनिंग इज अ पावर, ये तो आपको बता दें, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो थ्रू द एलिमिनेशन भी वी कैन से दिस, है ना, पीएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। जितना ज्यादा पीएच होगा, है ना, उतना हाइड्रोजन आयन कम OH, POH हो जाता है ना, बेस, बेस देखो 7 से 14 बेस है, बेस में हम क्या कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन, तो पीएच नहीं क्या होगा ऑक्सी हाइड्रोजन होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्ट ही बताना था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे आगे आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन में 14 तक ही पीएच पे मार्किंग क्यों होती है, क्योंकि पीएच और पीओएच का सम ही 14 होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो वापस से आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट को डिफाइन भी नहीं किया किसके बारे में बात करें, कहता है नॉट करेक्ट। ठीक है, कहता है हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मेजर्ड 11.2 लीटर एट एसटीपी। देखो बहुत सिंपल सी बात, जब बच्चों को लगता है ऐसा कि ना न्यूमेरिकल पे आना है, मोल कॉन्सेप्ट में आना है, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा नहीं आते क्वेश्चंस। आपने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला जान लेना है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं वो जान लेना है, ठीक है, वो या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इन तीन के अलावा मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते। कभी कभी परसेंटेज एरर वाला भी क्वेश्चन आ जाता है ना, परसेंटेज कंपोजिशंस वाला। नाउ कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, डिपेंड कर रहा होता है क्या गिवन है। अगर मास गिवन है तो मास अपॉन गिवन मास लगाते हैं, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लीटर में है, तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी लीटर हमें दिया हुआ है वो अपॉन 22.4। अब यहाँ पर ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, दिस इज हाफ मोल, यानी 0.5 इज इक्वल जितना लीटर थी वो अपॉन 22.4, लीटर का सिंबल स्मॉल एल होना चाहिए। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2, दिस इज 11.12 के बाद लगा 11.2 लीटर, बिल्कुल ठीक है 11.2, करेक्ट डालो, ये रॉन्ग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाओ। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया जब लीटर में गिवन हो, अगर यही मास में गिवन होता तो फॉर्मूला क्या होता, मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास क्या है 17 और मॉलिक्यूलर मास ये आप लोग निकालेंगे NH3 होता है। अब NH3 का आप यहाँ पर लगा लीजिए, दिस इज 14 और 3 15 16 17, ये आ गया 17, तो लगाएंगे फॉर्मूला गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो ये इससे कैंसिल, ये आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बिल्कुल है, बिल्कुल है, करेक्ट करो, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी कंटेन 44 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वो भी लीटर में है, तो अभी क्या करेंगे, आपके पास गैस है CO2, राइट, और यहाँ पे ठीक है ये नंबर ऑफ मोल्स दिस इज, और नहीं नंबर ऑफ मोल्स की निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो इसमें वॉल्यूम लगाएंगे, इसकी वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का
दिस इज 22.4, कितने पे लेते हैं 22.4 पे, देख लो ये तो लगाते ही हैं, ये दोनों कैंसिल, यानी 1 आ गया, 1 आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2, तो दिस इज 12 प्लस 16, दिस इज आ गया, दिस इज 44, है ना, हो गया ना 44, एब्सोल्युटली राइट, ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट, वैसे तो आपको पता ही है, अब तो आप एलिमिनेशन से करोगे तो आपका ये निकल जाना है, लेकिन फिर भी देखें तो सही मिस्टेक क्या है, कहते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन, हाइड्रोजन होती है H2, है ना, और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, तो गिवन मास जो है वो हमारा 4 है और मॉलिक्यूलर मास कितना है 2, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ रहा है, और ये कह रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पर 4 की बजाय 2 होता तो ही करेक्ट होता। ठीक है भाई, चलिए डन हो गई बात, डन, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व भी कर लिया, फॉर्मूला भी आप लोगों को पता चल गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, वापिस यहाँ से सही करा है ना, क्या सही करा, तो स्टेटमेंट में बोला कि देखो क्या करेक्ट नहीं है विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंपाउंड। ओके, कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है वो फिक्स होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्या होगा, प्योर कंपोजिशन है, प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन है, राइट। यहाँ पर यही सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड के, और कंपाउंड को हम सिर्फ एक ही मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द एक्शन ऑफ करंट, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग। देख लेते हैं, कहता है अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शनल रेशियो, बिल्कुल ठीक है, अगर फिक्स प्रोपोर्शनल रेशियो नहीं है तो ये क्या है, ये है मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, देन वी कैन से यस ऐसा पॉसिबल है। भाई आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाओ, अमोनिया बन गया, जरूरी थोड़ा है ना अमोनिया की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मैच करी हो, नो इट्स नॉट मैंडेटरी, समटाइम इट्स मे हैपन, है ना, कभी कभी हो सकता है, बट नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। भाई अ कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, नहीं, इसमें प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर में वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड can be separated only by the chemical और electrochemical reaction, बिल्कुल ठीक है, by the action of current को ही electrochemical बोलेंगे, electrolysis को, that mean ये वाला हमारा नॉट करेक्ट में चला गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने कंपाउंड का वर्ड देखा और आपके माइंड में सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फ्रेम हो गई और आपने इजिली आंसर को एलिमिनेट कर लिया। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन ना इतनी बार आया आप लोग के एग्जाम में, मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एक सोडा डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा, एक लाइम डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा। तो आपके पास बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कौन सा है कास्टिक सोडा, तीनों सोडा के फॉर्मूला को कर लो तो कंपेयर करने में इजी होता है। खैर अगर करा होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, फिर भी देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, A का 3 है भाई, A का 3 बिल्कुल है, 2 को एलिमिनेट करो, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है हमारा। फिर कहता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट इज कॉल्ड अ बेकिंग सोडा, दैट मीन NaSCO3, ये मिल गया हमें डी वाला हो गया करेक्ट। फिर भी हम औरों को भी देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज एंड जिप्सम CaSO4.2H2O, बहुत कॉमन से कंपाउंड्स थे, आई थिंक बहुत इजीली आप लोगों को पता होंगे ये, राइट। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिमराइज नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, डिमराइज किसे कहते हैं, डिमराइज का मतलब होता है कि 2 को कंबाइन कर दो तो उनकी एक सिंगल चेन बन जाए, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिमराइज अगर नाइट्रोजन का बोला जाए तो बेसिकली क्या होता है, N2O, NO2, N2O3, N2O5, when we combine it तो डिमराइज जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड डिमराइज शो करता है, लेकिन अगर डिमराइज का करना है तो दिस इज N2O, NO2, मतलब डबल करके देखो कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये बहुत इजी सी पहचान हो गई। तो N2 का करेंगे दिस इज N4O2, NO2 का करेंगे N2O4, N2O4 एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये वाला जो है ये डिमराइज प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया डिमराइज का मतलब। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वापस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए ना बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड, हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। ये बेसिक 2 पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं ना, तभी मतलब फर्स्ट पॉइंट जब होता है। जैसे आपने खाना निकाला मतलब मॉइस्चर वेदर था, आपने कुछ बिस्किट कुकीज कुछ लिया और वो थोड़ी देर में बहुत मॉइस्चराइज हो गए, तो आप क्या बोलते हो, ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक, अगर आप ऑक्सीजन निकाल पा रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कहता है इफ अ सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। नो इट्स नॉट करेक्ट। जब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन का रिमूवल फिक्स है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन का रिमूवल फिक्स है। ऑक्सीजन ऐड होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन नहीं। तो ये टर्म रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना था, ऑक्सीडाइज। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन। If a substance lose oxygen during the reaction it is reduced, we can say बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन लूज करेगा तो रिड्यूस होगा। If a substance gain hydrogen during the reaction is called reduction, बिल्कुल ठीक है। If a substance gain oxygen during the reduction is called oxidized, बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स मीन हमें रॉन्ग ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा टाइम लिया और रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देखा ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, हमें करेक्ट आंसर भी मिल जाए। जो बच्चे भी नेक्स्ट का पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए हैं तो उनके लिए भी पता चल जाए द वे हाउ टू स्टडी, हाँ, कैसे आंसर्स को सॉल्व करना है। ओके, नाउ फॉर एसिड रेन द पीएच ऑफ अ रेन वाटर शुड बी लेस देन। देखिए मोस्टली एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन जो होती है वो सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से है। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड sorry, and this is nitrogen dioxide. When it's mixed with the water it's form sulfuric acid and it's form nitric acid, हाँ, HNO3। वैसे इंडिया में इसका जब इम्पैक्ट था वो बहुत टाइम पहले हुआ था, अभी काफी टाइम से इतनी एसिडिक रेन नहीं हो रही। बट इतनी का मतलब क्या होता है, तो इतनी का कोई पैरामीटर्स नहीं होता, इट्स अ नेचुरल। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब 5.6 तक पहुंच जाए पीएच तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, 5.6 के आसपास होना चाहिए। ओके, वैसे भी देखो 7 और 8 तो हो ही नहीं सकता, 6.6 लीस्ट एसिडिक होता है ना, लीस्ट एसिडिक, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई एलिमिनेशन से वापस से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। चलो आ जाओ, बढ़ लो, आगे बढ़ लो। कहाँ आ गए आप, यहाँ पर आ गए। क्या कह रहा है, which one among of the following element is known to be discovered the earliest। अच्छा, यहाँ ना एलिमेंट के बारे में बात करी गई, एलिमेंट के बारे में, तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। समवेयर आप कहीं पढ़ोगे, कहीं आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं आप पढ़ोगे आपको गोल्ड मिलेगा, कहीं आप पढ़ोगे आपको आयरन मिलेगा, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस है। जब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी अर्लीस्ट नोन मेटल और एलिमेंट इज गोल्ड। तो दैट्स वाई मैं गोल्ड के ऊपर जाऊंगी। ठीक है, क्या है, गोल्ड है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारी बुक्स में आयरन को बोला हुआ है, बट आयरन इज नॉट इन एन ऑप्शन, तो आयरन के बाद तो फिर हम गोल्ड पे ही जाएंगे ना। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस के बारे में आपने बहुत सारी बातें करी, हमने देखा हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। स्पेशली मैंने आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस में बताती चली हूँ कि ये किस टॉपिक से लिया गया है, या इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आपके एग्जाम में आए हैं कि नहीं आए हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ब्लैंक होने का मतलब ये कि आपने तैयारी बहुत अच्छी करी, ओके, नो डाउट, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में से कैसा आना है, वो आपके को देखने के लिए पीवाईक्यूज को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे करना होता है पीवाईक्यूज को, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक ऑप्शन सॉल्व कर दिया। उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस है, आपको उन 3 ऑप्शंस की डिटेल में भी जाना है, पहली चीज।
सेकंड ध्यान समझिएगा कि जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो ये जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, बट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन आने का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी कहीं क्लियर नहीं है। वो कैसे क्लियर होंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा मोर 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 एंड मोर प्रैक्टिस। अरे जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो होप आप लोग को समझ में आया हो कि ये पेपर को हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे और ऑप्शंस में से उसको एलिमिनेट किया, कैसे 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने से हमें इस वाले पेपर में हेल्प मिली। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।